आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस निकाय चुनाव को न करने पर अधिकारियों का दुरुपयोग करने की वजह बता रही है, तो दूसरी ओर परिसीमन के मामले में सत्ताधारी पार्टी अपना पल्ला झाड़ने में लगी है। बता दें कि उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगम की जिम्मेदारी जिला अधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज एसडीएम रैंक के अधिकारी संभालेंगे। प्रशासक की नियुक्ति 6 महीने के लिए की जाएगी। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात कर देगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। इस बार चुनाव समय पर नहीं होने के चलते शहरी विकास विभाग आगामी 1 दिसंबर को निकायों में प्रशासक की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। देखिए, सरकार कोई भी हो अपने समय पर चुनाव कराना चाहेगी। कुछ मजबूरियां हो जाती हैं क्योंकि अभी परिसीमन जो वार्डों का चल रहा है और उससे पहले ओबीसी गणना है, ये सब देखकर ही चुनाव होते हैं। क्योंकि जब तक आरक्षण सही नहीं होगा फिर वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं और फिर चुनावों में कहीं ना कहीं बाधा आती है। तो सरकार पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रही है और इस बारे में एक पीआईएल माननीय उच्च न्यायालय में भी जा चुकी है और जो निर्देश माननीय उच्च न्यायालय का भी आएगा उसका भी सरकार जरूर पालन करेगी। तो ये बात सही है कि 5 साल में के लिए चुनाव होते हैं और 5 साल बाद 5 साल के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए। और कुछ मजबूरियां सरकार की होंगी जिसके कारण अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस समय चुनाव करने की स्थिति में है। चाहे वो अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का मामला हो, चाहे केदारनाथ में सोने की चोरी हो, चाहे वो जोशीमठ का मामला हो, चाहे वो SSSC भर्ती घोटाला हो, चाहे वो पटवारी पेपर लीक हो, ये सारे तमाम ऐसे मामले थे जिससे इनके खिलाफ आक्रोश था। अग्निवीर योजना ने उसमें और एक बढ़कर काम किया। तो ये सारी चीजें बीजेपी के अगेंस्ट जा रही थी। जन अग्रवाल जी ने बयान दिया था कि हम समय पर करेंगे, हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन आज उन्होंने यू टर्न लिया है और इसके पीछे एक रणनीति भी है। क्योंकि जब प्रशासक बैठता है तो प्रशासक सरकार के दबाव में काम करता है। निश्चित ही चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हट जाएंगे और प्रशासक जब बैठेंगे तो सरकार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुसार वो काम करेंगे, जिससे संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा और वो वही कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच देहरादून से अहम जानकारी, जहां पर नगर निगम बोर्ड की अहम बैठक होगी। आपको बता दें कि 30 नवंबर को निगम की अहम बैठक होने जा रही है। मौजूदा बोर्ड की ये अंतिम बैठक बोर्ड द्वारा की जाएगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। देहरादून से यह अहम जानकारी, जहां पर बोर्ड की अहम बैठक होने जा रही है 30 नवंबर को। मौजूदा बोर्ड की ये अंतिम बोर्ड बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। नगर निगम बोर्ड की ये अहम बैठक 30 नवंबर को होने जा रही है। यह अहम जानकारी देहरादून से, जहां पर निगम की अहम बैठक 30 नवंबर को होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और आपको बता दें कि अंतिम बैठक है ये बोर्ड की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो आपको बता दें कि निगम बोर्ड की अंतिम बैठक 30 नवंबर को होने जा रही है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और देहरादून को और उत्तराखंड को साफ बनाने के लिए यहां पर किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर चर्चा होगी। कई प्रस्ताव रखे जा सकते हैं और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है, क्योंकि बोर्ड की ये अंतिम बैठक है। अंतिम बैठक में अपने कार्यकाल का बेहतरीन प्रदर्शन करती ये निगम बोर्ड नजर आएगा। तो इसी के साथ इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि अंतिम बैठक निगम बोर्ड की है जो 30 नवंबर को होने जा रही है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद मुहर भी लग सकती है। यानी कि निगम बोर्ड की अंतिम बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और इस दौरान मौजूदा बोर्ड की अंतिम बैठक होगी।
स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून के द्वारा तिब्बती मार्केट के ठीक सामने सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून के द्वारा तिब्बती मार्केट के ठीक सामने सौंदर्यीकरण का काम करवाया जा रहा है। सीईओ स्मार्ट सिटी डीएम सोनिका ने प्रस्तावित कार्य का निरीक्षण किया, लोगों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था कराई। कॉन्वेंट स्कूल के ठीक सामने मैदान के कोने को भी विकसित करवाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि डीएम सोनिका ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया है, सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा उन्होंने लिया। तिब्बती मार्केट के सामने जो सौंदर्यीकरण का काम करवाया जा रहा है वहां पर डीएम सोनिका पहुंची और इस दौरान उन्होंने तमाम कार्यों का जायजा लिया और साथ ही साथ किस तरीके से यह कार्य किया जा रहा है उसकी जानकारी ली। तो देहरादून से यह अहम जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जल्द ही शुरू होगी। 28 नवंबर से यह यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 28 नवंबर से यह यात्रा शुरू होने जा रही है। 22 जगह शिविर आयोजित किए जाएंगे। 23 दिसंबर को दीपनगर में ये बैठक संपन्न होगी। शुरू होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा, यह अहम जानकारी। 28 नवंबर से ये जो बैठक है वो शुरू होने जा रही है। 22 जगह शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस यात्रा में 23 दिसंबर को दीपनगर में ये बैठक जो है, यात्रा जो है वो संपन्न होगी। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा देहरादून में शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि ये जो यात्रा है वो 28 नवंबर से शुरू होगी। संकल्प यात्रा है, इस दौरान 22 जगह शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। देहरादून से यह अहम जानकारी, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होने जा रही है। देहरादून के मौसम विभाग ने आज से पर्वतीय जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहाड़ी जिलों में अगले 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया, जबकि मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने से और घना कोहरा छाने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जिले में बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। वहीं 3500 मीटर की ऊंचाई पर बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाने की भी संभावना है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। पहाड़ों में 3 दिन तक बारिश की चेतावनी और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। यानी कि उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट बर्फबारी और बारिश को लेकर जारी किया है। पहाड़ी इलाकों के लिए ये अलर्ट है और इसी के साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे ठंड जो है उसका प्रकोप और ज्यादा गहरा होता दिखेगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जो है वो जताई गई है। बर्फबारी का येलो अलर्ट पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जारी किया गया। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है और पहाड़ी क्षेत्रों पर अगर बारिश और बर्फबारी होती है तो उसके बाद ठंड जो है वो और बढ़ती नजर आएगी और इसका असर पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ता दिखाई देगा। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा कि यह प्रकाश पर्व हमें गुरु नानक देव जी के बताए हुए मार्ग पर चलने और उनकी शिक्षाओं को जीवन में आचरण करने का मार्ग प्रशस्त करता है। उनकी शिक्षाओं में एक ओंकार सतनाम का मूल मंत्र गहन प्रेरणा देने वाला है। आज गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब है, उनका प्रकाश पर्व है। आज जो गुरु नानक देव जी ने हमको सबको मानवता की, एकता की और सेवा का जो हमें पाठ पढ़ाया है, उपदेश दिया है, जो उन्होंने मूल मंत्र के अंदर में हमको वरदान दिया है पूरे ब्रह्मांड को समझने का, सर्वदा भला और सब कुछ तेरा का जो संदेश दिया है, वो सबसे बड़ा संदेश है कि किस प्रकार पूरी मानवता एकता के रूप में
एक दूसरे का ख्याल रखकर सेवा कर सकती है। ये बहुत बड़ा वाहिगुरु। जनपद उधम सिंह नगर के खटेमा में मेला घाट रोड पर भारत नेपाल सीमा स्थित झांकियां पर लगने वाले सुप्रसिद्ध गंगा स्नान मेले का उत्तराखंड मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीजेपी मेला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान सुरक्षा, शांति और यातायात व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष झांकिया शारदा नहर के तट पर गंगा स्नान मेले का धूमधाम से आयोजन होता है। वहीं इस मेले का आयोजन इस बार 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मेले में भ्रमण कर मेले का जायजा लिया। मैं सभी क्षेत्रवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि मेला कई वर्षों से चला आ रहा है और हमारा जो सीमांत क्षेत्र खटीमा है, क्योंकि सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, नेपाल सीमा और यूपी की सीमा जो है यहाँ पर पड़ती है और वहाँ से भी कई लोग यहाँ पे इस मेले को देखने के लिए पहुँचते हैं। बहुत ही आकर्षण का केंद्र ये मेला रहता है। हर साल की तरह इस साल भी शिव मंदिर में भाखड़ा नदी के पास गंगा स्नान का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान शिव मंदिर के पुजारी ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी गंगा पूजन के साथ गंगा स्नान का कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 4 बजे से ही लोग अपनी मन्नत मांगते हुए गंगा स्नान की डुबकी लगा रहे हैं। बहुत पहले वर्षों से सनातन बहुत दिनों से चला आ रहा है। भक्तों की यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं, पुत्रों की मन्नतें पूरी होती हैं, माई लोगों की, और भी जैसे कोई काम किसी का है, कोई मन्नत का, केस का, मुकदमा का, जमीन का, ऐसे भक्त मांगते हैं आकर, उनका यहाँ मन्नतें पूरा होता है। और गंगा पर्व, गंगा स्नान ये बहुत 20 साल से यहाँ चला आ रहा है। इस वक्त हर साल ये गंगा स्नान यहाँ पर पर्व मनाया जाता है। देहरादून में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिस खनन को लेकर प्रदेश के लाखों लोगों के परिवारों का भरण पोषण होता है, अब उसे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि खनन पॉलिसी को इस तरह बनाया गया है कि उत्तराखंड के लोग खुद बाहर हो जाएंगे और बाहर के व्यापारियों को खनन पट्टे आसानी से मिल जाएंगे। उन्होंने रुद्रपुर रेडिसन होटल के सामने जंजर होटल और डीएम ऑफिस के मध्य 18 एकड़ सरकारी भूमि पर बरेली के व्यापारी को 99 साल की लीज पर कौड़ियों के भाव में देने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट की भूमि को पहले ही निजी हाथों में सौंप दिया गया है, उसी तरीके से आगे भी ये कार्य किया जा रहा है। मैं विधानसभा में भी कई बार कह चुका हूं और आप लोगों के माध्यम से आने की व्यवस्था कर रखी है। इस बार विधानसभा के सत्र से पहले मैंने एक बात कही थी कि लोगों का ये कहना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए उत्तराखंड में कि भैया डीजल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, प्याज महंगा हुआ, टमाटर महंगा हुआ, सिलेंडर महंगा हुआ, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो सरकारी संस्थान है, थाना, ब्लॉक, तहसील, जिला मुख्यालय, वहां जो लोग काम कराने जा रहे हैं वो कह रहे हैं वहां की कीमतें आसमान छूने लगी है। हर अधिकारी खुले मुंह ये बात कह रहा है भैया कि घूस देनी पड़ेगी तब काम होगा। चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, जब जब उनको मौका मिलता है देश को बदनाम करने का काम वो करते हैं। उनके युवराज अपने देश की पॉलिसीज के बारे में विदेशों में जाकर के बखान करते रहते हैं और उनके यहाँ के नेता भी उसी क्रम में जो है अपने प्रदेश को बदनाम करने का काम करते रहते हैं। आपने देखा होगा जोशीमठ के आपदा के समय पर कांग्रेस, तमाम कांग्रेस के नेता, तमाम कांग्रेसी कह रहे थे कि आज टूटता है, कल टूटता है, परसों टूटता है। आज स्थिति क्या है सब देख रही है, कहां टूटा क्या टूटा। ये सब चीजें अपने प्रदेश को बदनाम करने की चीजें
अपने प्रदेश को बदनाम करने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं। आने की व्यवस्था। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अंदर फंसे मजदूरों के अलावा बाहर उनके परिजनों से भी बातचीत की है। इसके बाद प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों के लिए भेजी जा रही भोजन सामग्री के बारे में भी जानकारी ली। हेलो, हाँ आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा, मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। हम लोग आए हैं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और ये होम सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, भल्ला साहब। गुड आफ्टरनून। और आप लोग सब ठीक हैं? मेरा शुभ नाम है पीके मिश्रा। और भल्ला साहब भी मेरे साथ हैं, होम सेक्रेटरी साहब। और आप लोगों को खाना सब ठीक मिल रहा है? मिल रहा है। और किसी तबीयत का, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है? नगर निगम रुड़की सभागार में खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विधायक उमेश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार प्रचारक मोहम्मद शमी के रुड़की दौरे को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को मोहम्मद शमी हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जहां वो क्षेत्र के युवाओं के साथ वर्ल्ड कप 2023 के अपने अनुभवों को साझा करेंगे। उमेश कुमार ने बताया कि उनके द्वारा मोहम्मद शमी से हरिद्वार आने की अपील की गई थी, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। एक ऐसी प्रतिभा जिसने पूरी दुनिया को 2023 के वर्ल्ड कप में चौंका दिया है, हमारा छोटा भाई मोहम्मद शमी। मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप हरिद्वार जनपद आएं, उत्तराखंड आएं, हमारे युवाओं के साथ अपने वर्ल्ड कप के अनुभव और अपने जीवन के अनुभव साझा करें। उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और वो अभी 3 दिसंबर को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार आ रहे हैं। 11 बजे का कार्यक्रम है, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि समय पर आकर मोहम्मद शमी के साथ उनके जीवन के जो अनुभव हैं उनको साझा करें। हल्द्वानी में हमलावरों ने अचानक एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में कत्था फैक्ट्री के पास पिता की दुकान संभाल रहे 30 वर्षीय अमित कश्यप पर अचानक अज्ञात लोगों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में बेहद गंभीर अवस्था में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई है। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। अमित कश्यप नाम के व्यक्ति की जो अपने रेडी पे खड़ा होकर सामान बेच रहा था, उस पर एक धारदार हथियार से वार किया गया। मौके पर उनसे परिजन पहुंचे तो उसको एसटीएच हॉस्पिटल ले गए। एसटीएच हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। इसमें पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और उसकी पुरानी रंजिश अगर किसी से कोई है तो उसका रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। और इसमें हमारी टीमों का गठन कर दिया गया। लगातार हमारी सीसीटीवी वाली टीमें और पूछताछ वाली टीमें काम कर रही हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसके साथ आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सत्ताधारी दल के विधायक और देहरादून के पूर्व महापौर विनोद चमोली ने कई सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि इस कार्य के लिए बनाए गए डीपीआर को दरकिनार कर अधिकारियों ने इसमें अपनी मनमर्जी की है। बीजेपी विधायक के इस बयान पर कांग्रेस ने समर्थन तो किया है, लेकिन उनके ऊपर ही कटाक्ष करते हुए कहा कि इतने दिनों से जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था तब अब तक बीजेपी विधायक चुप क्यों थे। जो ओरिजिनल डीपीआर था वो इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं, ये मैंने बोला। मैंने कहा जो डीपीआर हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उसमें, जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सैंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं है। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया। क्या कुछ प्रोजेक्ट है वो चीजें ही बदल गई, जब पलटन बाजार का था
पटना बाजार का पूरे पटना बाजार जीर्णोद्धार तो बहुत बढ़िया रोड थे, सेंट्रल रोड थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियां बैन होनी थी, तो बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की, मैंने विधानसभा में भी बोला था, उसमें आपने देखा होगा। विनोद चमोली जो सत्तारूढ़ दल के धर्मपुर से विधायक हैं और 2 बार देहरादून के महापौर रह चुके हैं, आज उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया है जो बहुत ही हतप्रभ करने वाला है और देहरादून वासियों के तो जैसे मन को पूरी तरह से छलनी करने वाला है। ये पीठ में कुठाराघात किया गया है। उन्होंने कहा 2018 में जो स्मार्ट सिटी की डीपीआर तैयार हुई थी और जिस प्रस्ताव को देखकर केंद्र सरकार ने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अपनी रजामंदी दी थी, आज जो स्मार्ट सिटी बन रहा है वो बिल्कुल उसके उलट बन रहा है। अधिकारियों ने पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी प्लान को डाइवर्ट कर दिया है। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली के प्रभारी आर.के. सकलानी ने कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर उन दुकानदारों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया जिन्होंने अपने दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी आर.के. सकलानी ने कहा कि हमने उन दुकानदारों को सम्मानित करने का काम किया है जिन्होंने अपने दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, क्योंकि इन कैमरों के लगे रहने से पुलिस को अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने में काफी सहयोग मिलता है। वहीं प्रांतीय औद्योगिक व्यापार मंडल के अध्यक्ष धीर सिंह ने बताया कि हर दुकानदार को एक एक कैमरा जरूर लगाना चाहिए ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। एक पर इससे कोई छुपा नहीं है कि जितनी भी हमारी घटनाएं हैं वो सीसीटीवी कैमरों का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है और समाज में हमारे ऐसे भी लोग हैं जो कि निस्वार्थ रूप से जिन लोगों ने पब्लिक को सीसीटीवी कैमरे डोनेट कर रखे हैं, इसमें हमारे जो A to Z है उसमें धीर सिंह जी हैं जिन्होंने कि 5 कैमरे अपनी तरफ से पब्लिक को डोनेट कर रखे हैं और पुलिस जो हमारे थाना क्षेत्र में जो घटनाएं होती हैं उनमें बहुत बार इनके कैमरों का खुलासे में योगदान रहा है। गदरपुर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ रास पूर्णिमा की उपलक्ष्य में मोहनपुर वासियों ने 5 दिवसीय भगवान श्री राधा कृष्ण रासलीला का शुभारंभ किया। इस दौरान रंगारंग संस्कृति कार्यक्रम के साथ मेले का भी आयोजन किया गया। राधा गोविंद ज्योति कमेटी के सचिव शिवपत ने यह कहा है कि सनातन धर्म को प्रचार प्रसार और क्षेत्र की उन्नति रोग मुक्ति के लिए हर वर्ष की तरह श्री राधा कृष्ण जी के जीवन लीलाओं पर रासलीला का आयोजन पूरे ग्राम वासियों के द्वारा किया जाता है। हमारे मोहनपुर नंबर 1 में रासलीला का आयोजन किया गया है। ये हर वर्ष लगभग 28 साल हो गया है हम लोग रासलीला कर रहे हैं। ये रासलीला श्री कृष्ण जी ने राधा के साथ वृंदावन में किया था और ये सनातन धर्म के जड़ से जुड़ा हुआ है। हमारे जो ग्राम में युवक हैं वो बहुत ही लगन से ये रासलीला का आयोजन करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।